जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ वैलिडिटी, दैट इज़ कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी बेसिकली ये है कि आपका जो टेस्ट है उसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी टास्क हैं, वो सारे के सारे उसी जो आइटम पूल जो आपने पहले जनरेट किया था टेस्ट डेवलपमेंट के टाइम पे, उसी में से एक्सट्रैक्ट किए गए हों। अगर तो आप चाहते हैं कि आपके टेस्ट की जो कंटेंट वैलिडिटी है वो एस्टैब्लिश हो, तो यू आर सपोज्ड टू मेक एन आइटम पूल और उसी आइटम पूल में से आपने अपने आइटम्स को चूज करना होता है। ये एक यूजफुल कॉन्सेप्ट है अगर आप वेरिएबल के बारे में जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अचीवमेंट टेस्ट के लिए आइटम पूल जनरेट करना बड़ा आसान है बिकॉज आपके पास सिलेबस गिवन होता है और आपको पता होता है कि आपने क्या पढ़ाया है या आपने क्या पढ़ाना है और उसमें से आपने कौन-सा कंटेंट लेना है, तो अचीवमेंट टेस्ट की कंटेंट वैलिडिटी एस्टैब्लिश करना बहुत ज़्यादा आसान है। असल मसला तब आता है जब आप को एक ऐसा टेस्ट बनाना हो और ऐसे टेस्ट की कंटेंट वैलिडिटी एस्टैब्लिश करनी हो जहाँ पर हमारे लिए जो वेरिएबल है वो अननोन हो या वेरिएबल को डिटरमिन करने के लिए जो ऑपरेशनल डेफिनेशन है वो हर इंसान की फ़र्क हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एंग्ज़ायटी किसी के नज़दीक टाँगों का काँपना है, किसी के नज़दीक आवाज़ का काँपना है और किसी के नज़दीक फेंट हो जाना है। सो एंग्ज़ायटी के वेरिएबल की ऑपरेशनल डेफिनिशन आपको मुख्तलिफ मिलेगी और मुख्तलिफ एग्ज़ामिनर और एग्ज़ामिनी उसको मुख्तलिफ तरीके से लेते हैं। सो एक इल इन्फॉर्म्ड, इल डिफाइंड ट्रेट को स्टडी करना और अ, उसकी कंटेंट वैलिडिटी एस्टैब्लिश करना रिलेटिवली मुश्किल होता है। सो कंटेंट वैलिडिटी कहाँ पे एस्टैब्लिश करना आसान होता है? जहाँ पर हमें वेरिएबल बड़े अच्छे तरीके से पता होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने एक स्पेलिंग टेस्ट 3rd ग्रेडर्स के लिए जो है वो अ, बनाना है, तो हम क्या करेंगे एक पूरी लिस्ट ले लेंगे कि इनको कौन-कौन से वर्ड्स आते होते हैं और उस लिस्ट में से चूज़ करके टेस्ट बना देंगे। अब ज़ाहिर है स्पेलिंग टेस्ट है, तो हम हमारे लिए बेहतर है कि हम डिक्टेशन कराएँ एज़ कम्पेयर टू एमसीक्यूज़। सो रिस्पॉन्स फॉर्मेट जो है वो हमारा टेस्ट वैलिडिटी को बड़ा डिटरमिन करता है कि हम जो रिस्पॉन्सेज़ नोट कर रहे हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट है इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द कंटेंट वैलिडिटी। दूसरी बात मैंने ये की कि जहाँ पर हमें ट्रेट मालूम नहीं होता, अननोन होता है या जहाँ पर डिफरेंट ऑपरेशनल डेफिनेशंस आ सकती हैं, वहाँ पर हम हमारे लिए कंटेंट वैलिडिटी एस्टैब्लिश करना मुश्किल होता है। कंटेंट वैलिडिटी एस्टैब्लिश कैसे की जाती है? क्या किया जाता है कि एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को आप टेस्ट के आइटम्स प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट के क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं और उन्हें कहते हैं कि जज करें इसको कि इस आइटम की कंटेंट वैलिडिटी है या नहीं। टेस्ट आइटम्स दिए जाते हैं और इस तरह का एक परफॉर्मा दिया जाता है जिसमें कि अगर तो आपको उस पैनल से पूछा जाता है कि अगर आपको ये टेस्ट आइटम इर्रेलेवेंट लग रहा है तो आप 1 स्कोर करें, अगर आपको समव्हाट रेलेवेंट लग रहा है तो आप 2 स्कोर करें, अगर आपको क्वाइट रेलेवेंट लग रहा है तो 3 स्कोर करें एंड अगर आपको वेरी रेलेवेंट लग रहा है ये आइटम तो आप इसको 4 स्कोर करें। तो हम क्या करते हैं कि पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स से उनकी ये राय ले लेते हैं और फिर हम वो जो इंटर-रेटर जो एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स में जो मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, उन्होंने जो भी इसकी कंटेंट वैलिडिटी रेट की होती है, हम उसको कुछ इस तरह से क्वांटिफाई कर लेते हैं। कैसे? हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये एक्सपर्ट जज 1 की जो है जो भी उसकी जो भी उसके परसेप्शन है, उसमें हम एक्सपर्ट जज 1 की जो परसेप्शन है उसको वीक रेलेवेंस अगर तो उसने 1 और 2 रेट किया है, तो हम उसको वीक रेलेवेंस कंसीडर करेंगे और अगर उसने 3 और 4 रेट किया है किसी भी आइटम को तो हम
उसको स्ट्रॉन्ग रेलिवेंस कंसीडर करेंगे। इसी तरह से एक्सपर्ट जज 2 की हम वीक रेलिवेंस एंड स्ट्रॉन्ग रेलिवेंस मतलब कि हम क्या करेंगे कि जो जजेस का जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको डाइकोटमी में जज करेंगे, मतलब कि 1 और 2 को जो है एक साइड पे वीक साइड पे कंसीडर करेंगे और 3 एंड 4 को स्ट्रॉन्ग साइड पे कंसीडर करेंगे और हम इस तरह से ब्लॉक बना लेंगे। ठीक है, ये एक आइटम का कंटेंट वैलिडिटी एस्टैब्लिश करने का तरीका है कि आपने एक्सपर्ट जज 1 की जो अगर उसने 1 और 2 रेट किया था तो हम उसको वीक रेलेवेंस कंसीडर करेंगे उस आइटम को। अगर उसने 3 और 4 रेट किया था तो हम उसको स्ट्रॉन्ग रेलेवेंस कंसीडर करेंगे। इसी तरह से एक्सपर्ट जज 2 का यहाँ पे वीक रेलेवेंस एंड स्ट्रॉन्ग रेलेवेंस हमारे पास आ गया। नाउ अगर तो वो आइटम एक्सपर्ट जज 1 ने भी वीक 1 या 2 उसका स्कोर किया हुआ था और एक्सपर्ट 2 ने भी 1 और 2 स्कोर किया हुआ था, तो हम ए कैटेगरी में रख देंगे। ठीक है, अगर वो आइटम जज 1 ने स्ट्रॉन्ग रेलेवेंस में स्कोर किया हुआ था और लेकिन जज 2 ने वीक रेलेवेंस में स्कोर किया हुआ था, तो हम उसको बी में रख देंगे। अगर उस आइटम को जज 1 ने तो वीक रेलेवेंस में शो किया था लेकिन जज 2 ने स्ट्रॉन्ग रेलेवेंस में शो किया था, तो हम इसको सी कैटेगरी में रख देंगे। लेकिन अगर जज 1 ने उसको 3 या 4 मार्क्स दिए थे आइटम को, रेट किया था 3 या 4 और जज 2 ने भी 3 एंड 4 रेट किया था, तो हम उसको स्ट्रॉन्ग रेलेवेंस में डी कैटेगरी में रख देंगे। ओके, ये हर आइटम का आपने अलग-अलग करना है। पहले क्या करना है, आइटम्स को आपने स्कोर कराना है, रेट कराना है इस तरह से कि वेदर यू आर फीलिंग कि ये रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है। 1 2 3 4 इस तरह से रेट कराने के बाद आपने 1 2 को वीक रेलेवेंस की कैटेगरी में रखना है और 3 4 को स्ट्रॉन्ग रेलेवेंस की कैटेगरी में रखना है। अब क्या होगा, हर आइटम को आपने ए बी सी डी चारों कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी में रखना है। ये हर आइटम के लिए अलहदा से ये जो बॉक्स है ये हर आइटम का अलहदा से बनेगा। देन हमने क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ कंटेंट वैलिडिटी फाइंड आउट करना है। उसका फॉर्मूला है d डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c प्लस d। नाउ अब हमारे पास 100 आइटम्स थे, 100 आइटम्स के अंदर आपको अब बिल्कुल सारे आइटम्स का ए बी सी डी निकालने के बाद हमने काउंट कर लेना है कि कितने आइटम्स का कौन से आइटम्स कितने आइटम्स ए की कैटेगरी में है। यहाँ पे हमारे पास 4 आइटम्स हैं ए की कैटेगरी में, बी के कैटेगरी में हमारे पास 5 आइटम्स हैं, सी की कैटेगरी में हमारे पास 4 आइटम्स हैं, 87 हमारे पास आइटम्स ऐसे हैं जो कि डी कैटेगरी में है। तो हमारी जो कंटेंट वैलिडिटी है वो होगी यहाँ पर 87 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 87। तो जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा डेट विल बी नोन एज कंटेंट वैलिडिटी कोएफिशिएंट। सो इसका स्टेप्स मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। आपने कंटेंट वैलिडिटी को किस तरह से एस्टेब्लिश करना है कि आपने आइटम्स को रेट कराना है पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स से 1 2 3 4। 1 इज मोस्ट रेलेवेंट एंड 4 इज वेरी रेलेवेंट। उसके बाद आपने एक हर आइटम के लिए एक बॉक्स बनाना है। 1 2 को आपने कौन से वीक रेलेवेंस के जो है पोल पे रखना है और 3 4 को अपने स्ट्रॉन्ग रेलेवेंस के पोल पे रखना है और दो जजेस की जो स्कोरिंग है उसके अकॉर्डिंग आपने उस आइटम को ए बी सी डी में रेट कर लेना है। एंड देन आपने ये फॉर्मूला लगाते हुए देन आपने देखना है कि कितने आइटम्स ए में फॉल करते हैं, कितने बी में एंड कितने सी में एंड कितने डी में, जो पूरा टेस्ट है उसके अंदर। एंड देन आपने फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला लगाने के बाद आपने कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर लेना है। सो कंटेंट वैलिडिटी क्या है, इसको समराइज करते हैं कि आपके जितने भी टेस्ट आइटम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सब के सब
जो चीज आप डिटरमिन करना चाह रहे हैं उसी को डिटरमिन करें, ठीक है। और अगर वेरिएबल वेल नोन है तो डेफिनेटली वो स्टैब्लिश करना आपके लिए ज्यादा आसान है। अगर अननोन है तो स्टैब्लिश करना मुश्किल है। इसका प्रोसीजर मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आपने रिव्यूअर्स से रेटिंग करानी है। देन रेटिंग कराने के बाद आपने दो जो है पोल्स बनाने हैं, वीक पोल एंड स्ट्रॉन्ग पोल। 1 एंड 2 की रेटिंग वाले आइटम्स को वीक पोल में डालना है एंड 3 एंड 4 के रेटिंग वाले आइटम्स को स्ट्रॉन्ग पोल में रखना है। एंड देन हमने दो जजेस का जो ओपिनियन है उसको जो है बॉक्सेस में प्लॉट करना है। अगर तो दोनों जजेस कंसीडर करते हैं कि ये आइटम वीक है तो हम उसको ए में रखेंगे। अगर दोनों जजेस ये सोचते हैं या ये परसीव करते हैं कि ये आइटम स्ट्रॉन्गली रेलिवेंट है तो आप उसको, अगर दोनों करने के स्ट्रॉन्गली रेलिवेंट है तो उसको डी में हम कंसीडर करते हैं। द फॉर्मूला इज डी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इस फॉर्मूला को लगाते हुए आप आसानी से कंटेंट वैलिडिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये कोफिशिएंट सिर्फ एक पीस ऑफ एविडेंस है। इसको देखते हुए हम वैलिडिटी नहीं एस्टैब्लिश कर सकते। We are supposed to make a very careful selection of items. हम कभी भी मैंने आपसे पहले कहा कि हम वैलिडिटी को क्वांटिफाई नहीं कर सकते। सो क्वांटिफिकेशन से ज्यादा हमें एक बेटर सिलेक्शन की तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क फ्रॉम मी।